15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी के एक दिन पहले तक, यानी कि आजादी के बाद तक भी वो चलती आ रही थी। तो आजादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ा नरसंहार देखा था। बहुत बड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं नरसंहार। क्योंकि वो जो एक रेड क्लिफ लाइन थी, रेड क्लिफ लाइन के इस पार और उस पार कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे, इसकी एक छोटी सी चिंगारी सुलगाकर अंग्रेजों ने हम भारतीयों को दो पार्ट में बांट दिया था। और बहुत से लोग बटे भी, राजनीति भी थी, सत्ता की भी भूख थी, बहुत सारी चीजें थी। उन सब चीज पे नहीं जाएंगे इन सब चीज पे कि अगर उस समय की वीडियोस गूगल में, यूट्यूब में जाके देखिए तो दिखेगा कि कैसे इस देश से उस पार या उस पार से इस पार भारतीय रेल की बोगियों में आम जनमानस, एक जो भारतीय यात्रा सफर में यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी सब यात्रा के रूप में तब्दील हो गई थी। तो हमें याद करना चाहिए, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जितने भी राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व को हमें सिर्फ एक जो फॉर्मल होती है कि चलो झंडा फहराया पार कर दिया, वहां तक नहीं रखनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन में जब तक आप अपनी पिछली दिनों को नहीं सोचेंगे, आगे कुछ नया नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आज 13 अगस्त है और आज से कुछ 2 दिन बाद हम आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त के दिन। और आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को हम मनाते हैं विभाजन की विविधिका। तो बात ऐसी है, आज संडे था और संडे को प्रायः हम कोशिश करते हैं कि एक वेबिनार करें जो रेलवे से जुड़ी हो, रेलवे टेक्निकल की चीज़ों से जुड़ी हो और आपके साथ हम जुड़ें। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, कुछ मुद्दे की बात होगी, रेलवे से जुड़ी हुई ही बात होगी, परंतु आज़ादी के साथ जुड़ी हुई बात होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि आज़ादी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद आज 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं, कि 76 साल पूरे हो जाने जा रहे हैं। तो उस समय भारतीय रेलवे की परिस्थिति क्या थी, स्थिति क्या थी और आज क्या है या क्या होने जा रही है, भविष्य की क्या रूपरेखाएं हैं। भारतीय रेलवे भारतीय जनमानस के साथ साथ पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार कोई मैसेज करके बता देंगे कि हमारी आवाज़ आपको सटीक मिल रही है कि नहीं, क्लियर मिल रही है कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरी कि अगर आप किसी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो शेयर ज़रूर कर देंगे, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाएगी और बातें होगी। और बात होगी आज की हमारी टॉपिक भारतीय रेलवे पर, कि 1947 के बाद भारतीय रेलवे में क्या बदलाव आए, क्या अभूतपूर्व परिवर्तन आए और क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखने समझने की भी चीज़ है। तो वेट कर लें, 4-5 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लोग जुड़ जाएंगे। हम क्लास को धीरे धीरे शुरू करते हैं, वेबिनार को शुरू करते हैं। आपके कमेंट्स भी आएंगे और आपके कमेंट्स के हिसाब से हम अपने टॉपिक में जवाब देंगे। अंशुमान जी, आप तो हमारे पुराने लोग हैं, ठीक है, आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे पे। भारतीय रेलवे पे आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी के एक दिन पहले तक, यानी कि आजादी के बाद तक भी वो चलती आ रही थी। तो आजादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ा नरसंहार देखा था। बहुत बड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं नरसंहार। क्योंकि वो जो एक रेड क्लिफ लाइन थी, रेड क्लिफ लाइन के इस पार और उस पार कौन रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे, इसकी एक छोटी सी चिंगारी सुलगाकर अंग्रेजों ने हम भारतीयों को दो पार्ट में बांट दिया था। और बहुत से लोग बटे भी, राजनीति भी थी, सत्ता की भी भूख थी, बहुत सारी चीजें थी। उन सब चीज पे नहीं जाएंगे इन सब चीज पे कि अगर उस समय की वीडियोस गूगल में, यूट्यूब में जाके देखिए तो दिखेगा कि कैसे इस देश से उस पार या उस पार से इस पार भारतीय रेल की बोगियों में आम जनमानस, एक जो भारतीय यात्रा सफर में यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनकी सब यात्रा के रूप में तब्दील हो गई थी। तो
हमें याद करना चाहिए 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जितने भी राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व को हमें सिर्फ एक जो फॉर्मल होती है कि चलो झंडा फहराया पार कर दिया, वहां तक नहीं रखनी चाहिए, वहां से आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन में जब तक आप अपनी पिछली दिनों को नहीं सोचेंगे, आगे कुछ नया नहीं कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसी समय भारत के साथ साथ आप लोगों को पता है, हमें पता है कि भारतीय रेलवे का भी विभाजन कर दिया गया था। यानी भारत, चूंकि रेलवे छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, ये एक छोटी प्लांट है, फैक्ट्री है, ये तुम्हारा ये मेरा, ये तो एक सतत लाइन थी जो सीधा जाती थी न्यू दिल्ली से पेशावर तक। न्यू दिल्ली से पेशावर तक, नई दिल्ली रह गया नेहरू जी का, पेशावर चला गया जिन्ना साहब के पास, दोनों बांट लिए, ये लाइन उनकी, ये लाइन उनकी, ट्रेनें चलने धुरियां एक जगह पे। तो भारतीय रेलवे को 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के साथ साथ भारतीय रेलवे का भी विभाजन हो गया था। और जब विभाजन की त्रासदी, जिसको हम लोग विभाजन की विभत्सका दिन के रूप में 14 अगस्त को मनाते हैं, 14 अगस्त को हम विभाजन की विभत्सिका दिवस के रूप में मनाते हैं, सेम भारतीय रेलवे भी उस विभत्सिका की, जो उसको क्या बोलते हैं, गवाह, मूक दर्शक गवाह था, मूक दर्शक गवाह, कि जो आप कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन जानते हैं। आजादी के समय ही भारत में जो रेलवे की पूरी ट्रैक थी, 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क था। आजादी के समय भारत में भारतीय रेलवे ट्रैक का जो नेटवर्क था वो 65,000 किलोमीटर का था। उस समय जब बंटवारा हुआ तो लगभग 10,000 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान चला गया। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में परिणत हो गई, जो 16 दिसंबर को भारत से अलग हुआ था, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और वो बांग्लादेश बन गया है। तो ये 10,000 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक थी, वो भारतीय रेलवे से कटकर पाकिस्तानी सरकार के पास गई, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को मिला। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में हमारे आपके सामने है। और ऐसा ही नहीं है, आज भारतीय रेलवे भारत सरकार की है, या पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान सरकार की है, बांग्लादेश रेलवे बांग्लादेश सरकार की है। उस समय रेलवे भी छोटे छोटे कंपनियों के रूप में बंटवारा था। जैसे हमारी एक एक जोन है, बट वो स्वायत्त नहीं है, मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, लेकिन वो स्वायत्त था, और वो 52 कंपनियों में विभाजित थी। जो 65,000 किलोमीटर की नेटवर्क थी भारतीय रेलवे को, इसको 52 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। और आज के समय में अगर भारतीय रेलवे की बात करिए, सिर्फ भारतीय रेलवे की, ये भारत के साथ जुड़ी हुई थी, भारत पाकिस्तान की रेलवे, आज भारतीय रेलवे 1,28,305 टीकेएम है, और निरंतर बढ़ता जा रहा है। टीकेएम और आरकेएम, दो चीज समझाऊंगा मैं। रेलवे में दो वर्ड यूज करते हैं, टीकेएम और एक आरकेएम। टीकेएम होता है ट्रैक रूट, ट्रैक किलोमीटर, ट्रैक किलोमीटर। आरकेएम होता है रूट किलोमीटर, रूट किलोमीटर। ट्रैक किलोमीटर क्या हुआ, जैसे कि एक आपकी स्टेशन है, स्टेशन में 4 लाइनें हैं, एक एक किलोमीटर की, तो ये पूरा 4 किलोमीटर हो गया, ये पूरा 4 किलोमीटर हो गया। इसको टीकेएम में गिनेंगे तो उसी स्टेशन में सारी लाइनों को आप 4 किलोमीटर के रूप में काउंटिंग करेंगे। परंतु अगर इसको आरकेएम में जाएंगे तो ये पूरा 1 किलोमीटर का ही होगा, चाहे आप 20 लाइन क्यों ना आप बना के रखे हैं, ये रूट किलोमीटर में एक लाइन ही आएगा 1 किलोमीटर का। तो अभी भारतीय रेलवे के पास जो नेटवर्क है भारतीय रेल का आज के समय में, वो 1,28,305 किलोमीटर की टीकेएम है, और लगभग 65,000 रूट किलोमीटर है, और ये हर रोज बढ़ता जा रहा है। जिस समय पाकिस्तान से भारतीय रेल की बंटवारा हुई थी, यानी आजादी के समय का रेल था, उस समय यहां पे कुल 4 गेज में रेलवे चलती थी। अभी तो पता है, अभी नॉर्मली जो नए लोग हैं उन्हें मालूम होगा कि एक ही गेज है हमारे पास, ब्रॉड गेज, और नैरो गेज कुछ पहाड़ी एरिया में हेरिटेज ट्रेन जैसे कालका शिमला वगैरह को छोड़ के और नहीं है। बट उस समय 4 गेज थे टोटल, बीजी 1676 वाली, एमजी 1 मीटर वाली, नैरो गेज 26 जो है ये 96 होता था, और एक एनजी उससे भी छोटा। तो ये 4 गेज में रेलवे उस समय चलती थी। आज बदल के सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 गेज में है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 के समय में, जो लोकोमोटिव की संख्या थी वो 8,000 के आसपास लोकोमोटिव थी 1947 में, और मैक्सिमम जो लोकोमोटिव थे वो स्टीम थे। अब तो देखने नहीं मिलता है, हेरिटेज है ये सब, कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। मात्र 72 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थे उस टाइम में, और लगभग सब ईएमयू थी 1947 में। जबकि आपको पता है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण 1925 में हो गया था। 1925 में इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क स्टार्ट हुई थी, पहली विद्युत ट्रेन चली थी, और 1947 में इसके 22 साल बाद भारत में सिर्फ 72 इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही थी।
ओनली 72 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। आज आपके पास लगभग 13,215 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं और ऑलमोस्ट पूरी रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स पे ही ट्रांसफर है और चल रही है आज के समय में। और उसी समय की बात करिए, स्टीम इंजन तो लगभग 8,000 थे, लेकिन डीजल इंजन ओनली 17 थे। 17 डीजल इंजन के साथ भारत आजाद हुई थी। यानी जब भारत आजाद हुई थी, 1947 का समय था, उस समय भारत के पास 72 इलेक्ट्रिक ट्रेन और 17 डीजल लोकोमोटिव थे। उस 72 इलेक्ट्रिक ट्रेन में मैक्सिमम ईएमयू थी, यानी वो जो इलेक्ट्रिक मल्टीपल वाली होती है इंजन वाली। आज के समय में 5,000 डीजल लोकोमोटिव आपके पास हैं, लेकिन आपको पता है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन पे इंडियन रेलवे वर्क कर रही है कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे चलें, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करें, तो डीजल इंजन नहीं चलाना है। सो ये 5,000 डीजल इंजन ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल है, कुछ इमरजेंसी या सेंटिंग यार्ड वगैरह को छोड़ के नॉर्मली नॉन फंक्शनल है। अभी के समय में बहुत कम यूज होते हैं, रेयरली में। जिस टाइम में भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय आपकी पूरी रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो मात्र 388 किलोमीटर, 388 किलोमीटर की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन थी। तो ये कुछ आईना है, कुछ बातें हैं जो आजादी के समय भारतीय रेलवे के पास था, और अभी के समय में लगभग 58,812 रूट किलोमीटर, दैट इज द रूट किलोमीटर, 65,000 रूट किलोमीटर में से लगभग 58,812 रूट किलोमीटर भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ये एक समय था और आज ये एक समय है। चलिए, हमारे सीरीज में आप बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर कर सकते हैं तो लिंक को शेयर कर दें अपने सोशल मीडियाज में, व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ लोग और जुड़ें, क्योंकि बात करने से, बात बनने से बात बनती है, और लाइव आना एक प्रकार का इंटरेक्शन है। आपके मैसेज मुझे आना चाहिए जो मुझे देख रहे हैं, और एक दूसरे से बातें भी होनी चाहिए, आपके सवाल भी आने चाहिए। अच्छा लगता है जब एक दूसरे से बातें होती है। आज के समय में नेटवर्क का ज़माना है और बातचीत भी एक दूसरे से मिलजुल के करने की जगह ऑनलाइन ही हो जाती है, तो ये एक बात करने की परंपरा है। उस समय की बात करें, स्वतंत्रता के पहले की या 1947 के समय की, तो भारत में जो रेलगाड़ियां चलती थी उसके डब्बे लकड़ी के बने होते थे। जो डब्बे थे वो ऑलमोस्ट वुडन ब्लॉक के, लकड़ी के बने होते थे, और सारे के सारे ट्रेन फोर व्हीलर थे। पूरे के पूरे ट्रेन फोर व्हीलर थे। फोर व्हीलर ट्रेन रिलायबल नहीं होता है, आपको पता है। अभी भारतीय रेलवे में जो छोटी गार्ड बोगी चलती है जिसको मैस्टेक बोलते हैं, वो भी फोर व्हीलर नहीं है, वो भी 8 व्हीलर है, 12 व्हीलर है। इंजन 3-3 के होते हैं और वो 2-2 के होते हैं ट्रॉली में। तो 8 व्हीलर से नीचे अभी आपके पास कोई भी बॉगीज नहीं है। फोर व्हीलर, अब गार्ड बॉगी मैस्टेक यूज होती थी, वो भी नहीं हो रही है, लेकिन उस समय फोर व्हीलर सारे डब्बे हुए करते थे और वो लकड़ी के बने होते थे। सिग्नलिंग सिस्टम लगभग प्रीवियस मोड में था, कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कोई इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट नहीं था, सेफ्टी का बहुत अधिक अरेंजमेंट नहीं था, यानी उसको अल्प विकसित कहा जाए। सिग्नलिंग सिस्टम लगभग अल्प विकसित थी और ट्रेन छोटी छोटी हुआ करती थी, 4 बोगीज के, 2 बोगीज के, 3 बोगीज के, बहुत कम। और मैक्सिमम माल ढुलाई भी कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के आयात के लिए था, क्योंकि आपके यहां रेलवे जो 1947 के पहले के लिए थी वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लगभग था ही नहीं। रेलवे का काम एक ही था कि जो रॉ मटेरियल इंडिया में है, चाहे जिस भी प्रकार के रॉ मटेरियल हैं, उसको उठा के लाओ और पोर्ट तक पहुंचा दो, कोलकाता। इसलिए जितने पोर्ट वाले एरिया हैं, समुद्री तट वाले एरिया हैं, रेलवे का नेटवर्क सबसे अधिक वहीं पे अंग्रेजों ने बिछाया था, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल जहां मिला वहां से उठा के पोर्ट पे लाए, पानी वाले जहाज पे कार्गो के गया, लंदन चला गया, या जहां उसका बिजनेस सेटअप था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड लगभग 52-55 कंट्री, जो राष्ट्रमंडल हम लोग जानते हैं, कॉमनवेल्थ, वो सारे राष्ट्र वो है जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कभी राज किया है। तो आपके यहां से सिर्फ वो कच्चे माल, जो रेल का गुड्स ट्रेन का मेन वर्क था, आप सोच सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास अभी जानकारियां नहीं होती है, और जब आप बात करेंगे आम जनमानस से, भारतीय कर्मचारियों से भी, तो एक बात है जो बड़ी सलती है अंदर, मतलब खलता है एक तरह से कहिए। क्या कहेगा पढ़े लिखे लोग, अरे भारत सरकार ने क्या किया आज तक, अंग्रेजों की बनी बनाई पुल, अंग्रेजों का बना बनाया बिल स्टेशन। ऐसे मैं जिस बंगले में रह रहा हूं अभी, जहां से मैं आपसे लाइव हूं आपसे, ये बंगला भी 1924 का बना हुआ है। एक्चुअली जितने बड़े बड़े बंगले थे अंग्रेजों के, उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है
कंक्रीट का, और उस जिसको शिलापट्ट बोलते हैं, उस पे लिखा हुआ है कि वो कब बना था। तो मैं जिस बंगले में हूं, जहां से आपसे बात हो रही है, ये बंगला 1924 का बना हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 99 साल हो गए इस घर के। जिस घर पे अभी मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, जिस घर के अंदर मैं खड़ा हूं, ये कभी दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा बंगले का कि रेल का बंगला कैसा होता है, क्योंकि अब तो बंगला की पद्धति खत्म हो गई है, अब तो क्वार्टर का पद्धति आ गया है। अब तो छोटे छोटे टाइप 1 टाइप 2 बॉक्स टाइप के क्वार्टर बन रहे हैं। और अंग्रेजों के समय जो बंगला बनता था, ये और एक तरह से इसको साहब बंगलो बोला जाता है। यहाँ पे आज भी किसी को अगर एड्रेस पूछा जाए मेरा, तो बोलेगा सीएमजा साहब बंगलो में रहता है। तो ये एरिया ही साहब बंगलो कहलाता है। तो बंगलो बनाई जाती थी बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, मजबूत बनाई जाती थी। तो अंग्रेज आए थे यहाँ अयासी के लिए, उन्हें ऐश करना ही था। उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि फैमिली या परिवार बसाना था इंडिया में। जैसे नौकरी करने कोई बाहर जाते हैं, दिल्ली बम्बई बनारस, सेम वाली कहानी उसके साथ भी। तो वो यहाँ नौकरी करने आते थे 2 4 5 साल, तो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, और पैसे इंडिया के खर्च उनके ऊपर करना है। तो जिस बंगले में मैं हूँ, ये 1924 का है, 1924 में ये बना है। इसकी बोर्ड पीछे लगी हुई है, घर के पीछे एक दीवार है, उस पर लगी हुई है। तो उस टाइम में, और ये जो एरिया है, सोच लीजिए आज 100 साल बाद, इस घर के बनने के 100 साल बाद, आप लोग में बहुत देख रहे होंगे, पता है कि जब हमारी बिना बिजली की और बिना बारिश के समय में क्लासेस नहीं हो पाती, आज भी ये लगभग बाजार से, यानी मुख्य राह से, मुख्य बाजार से कटा हुआ है। हमें कुछ अच्छी मार्केटिंग करने जानी है तो यहां से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लगभग, तब हम मार्केट कर पाते हैं, बच्चों को अच्छे दुकान या मॉल या कहीं घुमा पाते हैं, ऐसी जगह पे हैं। तो सोच लीजिए 100 साल पहले ये जगह और क्या होगा, बिल्कुल टापू, 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ, इधर दामोदर, इधर गवई, इधर परगा, 3 तरफ से गांवों से घिरा हुआ, नदियों से घिरा हुआ छोटे गांव। और यहां पे एक बड़ा सा यार्ड डेवलप किया है अंग्रेजों ने, और ये अंग्रेजों की बनाई हुई यार्ड है, बहुत बड़ा सा यार्ड है। अभी मेरे समय में भी ये 20 लाइन की यार्ड है, पहले से ही बोला जाता है कि इतनी बड़ी यार्ड है, और कहा जाता है कि उस समय तो और चहल पहल था, स्टीम इंजन का बहुत सारे कारखाने वहां यहां हुआ करते थे। इसका रीजन है, जिस एरिया में मैं हूं, ये पूरा एरिया झारखंड बंगाल का मिक्स एरिया है। झारखंड और बंगाल का मिक्स एरिया है, और ये कोल माइंस के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिसको आप बोलते हैं बीसीसीएल, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, सीसीएल, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इन दोनों की जो मेन एरिया है, ये यही है। लाखों टन, 2 लाख टन कोयला आज निकलते हैं यहां से। तो अंग्रेजों को जो कोयला चाहिए था, वो रॉ मटेरियल का यहां भरमार था, भरा पड़ा था, इसलिए ये एरिया रेलवे की डेवलप हुई। तो कहने का मतलब है कि 1947 या उससे पहले भारत में जहां जहां भी रेलवे का विकास या रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई अंग्रेजों के द्वारा, उसका कतई सोच नहीं था कि यहां के आम पब्लिक को कोई सुविधा दी जाए। उसका सोच एक ही था कि भारतीय संसाधन का, भारत के जमीन के अंदर जो संसाधन है, उसको माल ढुलाई के रूप में फॉरेन कंट्रीज, अंग्रेज लंदन, जहां उसकी फैक्ट्रियां हैं, वहां लेके जाना है। और उसलिए उन्होंने लाइनें बिछाई थी, कंप्लीट इसलिए लाइनें बिछाई थी। बाकी सिस्टम सब अल्प विकसित था। उनका विकास में क्या था, लाइन बिछाना है, ब्रिज बनाना है, गाड़ी लेके चला जाना है, कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी चलना है, माल ढोना है। तो माल ढुलाई मूल रूप से कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के आयात के लिए उन्मुख थी, क्योंकि यही तो औपनिवेशिक शासक जो है, जो आपके यहाँ शासन करने आए, उसका काम क्या है? उसका काम एक ही है कि आपके यहाँ से कच्चे माल लेना, रॉ मटेरियल लेना, और अपने यहाँ ले जाके माल तैयार करना, फिर आपको बेच देना। और ये आज भी चल रही है। आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एक लाइन के लिए एग्जांपल समझिए, जितने भी ब्रांडेड कपड़े फॉरनर, वो क्या फ्लैप लुइस से क्या क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां सब, उसका रॉ मटेरियल कहां से जाता है? इसी इंडिया से जाता है, और इसको वो फिर सिर्फ बनाते हैं और फिर आपको रिटर्न करके बेच देते हैं। और हमें अपने यहाँ के खादी उद्योग भंडार से कोई कपड़ा लेना है तो हम नहीं जाएंगे, या फिर महंगा लगेगा। अगर मुझे एक अच्छा सा कुर्ता लेना है रेशम का, 4000 रुपीज पर मीटर, अगर खादी ग्राम वाले ने बोल दिया, जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल हमारे यहाँ के द्वारा बनाया गया, हमारे कामगारों को पैसा मिलेगा, या जो मीडिएटर है उनको, हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा, तो मुझे ये महंगा लगता है। और 6000 रुपये मीटर का क्रेयॉन मिक्स पॉलिस्टर कपड़े, अगर उसमें ब्रांड दिया हुआ है फिलिप लुइस का या किसका किसका और आता है, तो हमें सस्ता लगता है। तो ये हमारी मानसिकता अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाली थी, जो आज 76-77 साल बाद भी हमारे अंदर बसा पड़ा है, कि हमारी मटेरियल खराब है, क्वालिटी गिरी हुई है, या हम थोड़े से हीन भावना ग्रसित महसूस होते हैं, और उनकी मटेरियल अच्छी है, जो ब्रांडेड है, यानी इसकी इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड मटेरियल जो है वो अच्छी है, ऐसा है नहीं। तो ये अंग्रेजों की बिजनेस पॉलिसी थी। दूसरी तरीके, आजादी के बाद जो भारतीय रेलवे की स्थिति रही, उसमें सबसे पहला क्या था कि जब आजाद हुआ भारत देश 1947 में, उस समय जो समाजवादी युग आया, भारत सरकार जब आजाद हुई 1947 में, तो आजादी के बाद जो हमारी सरकार आई, समाजवादी की एक प्रकार की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, या जिनकी भी सत्ता रही, तो लगभग आजादी के समय में
बहुत सारे कारण होंगे, मैं कारण में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और ऐसा नहीं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी, परंतु भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। जो अंग्रेजों के द्वारा बनी बनाई प्रणाली परिपाटी थी, लगभग उन्हीं में थोड़े बहुत विकास के साथ भारतीय रेलवे चलती आई और उनका दोहन शोषण या यूटिलाइजेशन चलता आया। हमें तो लगता है कि हम लोग 10-12 साल से रेल में हैं, और पिछले 4-5 साल से जो पुरानी 60 साल पहले की पद्धति थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या 19 आर रैक, जो वुडन स्लीपर, पिछले 7-8 साल पहले हमने समाप्त किया है अपने अपने यार्ड से। हम अभी तक लकड़ी के स्लीपर पे ट्रेन चला रहे थे और राजधानी ट्रेन चला रहे थे। तो ये सब चीजें क्या हुई कि जो स्टार्टिंग हुई आजादी के बाद 1947 के बाद, तो भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अंग्रेजों ने दे के गया हमको, आपको, हम सिर्फ उसका यूज करते रहे। जो हाँ, आयात निर्यात घटा, बहुत नहीं घटा, परंपराएं एक बार में समाप्त नहीं हुई, धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन उत्थान भी नहीं हो पाया। इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में हम वर्ल्ड रेलवे से बहुत पीछे रह गए। जो यूरोपियन रेलवे था, जर्मन रेलवे था, ब्रिटिश रेलवे थी, उनसे हम बहुत पीछे रह गए। और कमोबेश भारतीय रेलवे जो रैंक्स की कसौटी है, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और सेफ्टी, जिसमें सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल की बात होती है, उसमें हम बहुत पीछे थे, बहुत पिछड़े हुए थे। बहुत बड़ा नेटवर्क था हमारे पास भारतीय रेलवे का, बहुत बड़ा एसेट था हमारे पास भारतीय रेलवे का, हमारे पास एक बहुत बड़ा सार्वजनिक उपक्रम था, लेकिन कार्य योजना की कमी में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कमी से हम जूझते रहे, और हमारा विकास लगभग रुक सा गया था, और हम कंपिटेटिव नहीं रह गए थे, हर कंपिटेटिव नहीं रह गए। 1947 के समय रोड व्हीकल नहीं थी, आवागमन का जो मेन साधन था, रोलिंग स्टॉक में, हैवी लोड में, हमारे पास एक ही साधन था, रेलवे। चाहे जैसी भी थी, सिग्नल खराब था, पटरियां खराब थी, लकड़ी के बोगी थे, 4 बोगी थे, लेकिन साधन 90% जो कस्टमर्स थे, आयात निर्यात का काम था, ये रेलवे पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि रोड नहीं था। रोड थी तो अच्छी गाड़ियां नहीं थी, एक्सल लोड, हैवी एक्सल गाड़ियां नहीं थी, लोड नहीं था। लेकिन परिस्थितियां देखिए आजादी के बाद कैसे बदली। 1947 के बाद देश आजाद हुआ, भारतीय रेलवे को धीरे धीरे करके सारे रियासतदारों ने अपने अपने रेलवे में बांट के फिर भारतीय रेलवे का गठन हुआ। इसके इतिहास पे नहीं जाएंगे, ये हम लोग खुद पढ़ते हैं। परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने दे के गया था, सिर्फ उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नॉर्मल मेंटेनेबिलिटी के साथ हम ट्रेन चलाते रहे। फलस्वरूप क्या हुआ, इसके कंपटीटर के रूप में रोड ट्रांसपोर्ट हमारे सामने आया। रोड ट्रांसपोर्ट किसका था, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की भी थी, बट ऑलमोस्ट धीरे 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 100% प्राइवेट वालों ने, यानी आम पब्लिकों ने हावी किया। अब होती क्या है कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम कमजोर पड़ती है और वहां पे कोई प्राइवेट उपक्रम आगे बढ़ता है, तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ये मनमाना ढंग से भाड़ा तय करेंगे, मनमाना ढंग से लोड ले जाएंगे, मनमाने ढंग से काम करेंगे, और एक का पूरा जो असर पड़ेगा वो आम पब्लिक पे पड़ेगा, कि जो आपके गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो महंगे होंगे। और ये हुआ। और आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था कि पूरा ट्रांसपोर्ट का 20% पार्ट रेलवे के पास बचा था, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो, उसकी लेस देन 20% की भागीदारी इंडियन रेलवे के पास थी। तो आपके पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुविधा क्यों? क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी नहीं थी। कारण क्या क्या आया, रिलायबिलिटी खत्म हो गई। यानी कि आज सामान लोड करे 100 क्विंटल 10 तारीख को, अगर ये 2 दिन में पहुंचने वाला है तो 20 दिन बाद पहुंचेगा क्या, इसका कोई गारंटी नहीं था। ये 100 क्विंटल 50 क्विंटल उसको आगे जाके मिलेगा क्या, इसकी भी गारंटी नहीं था। और इसमें कितने बोरे डैमेज मिलेंगे, कितना मटेरियल खराब मिलेगा रेलवे में, इसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जो हमारे आम कस्टमर्स थे वो धीरे धीरे भाग गए, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ने उन्हें एश्योरेंस दे दिया, उन्हें इंश्योरेंस भी दे दिया। एक तो गुड्स हम सही सलामत पहुंचाएंगे, समय पे पहुंचाएंगे, यानी सही सलामत पहुंचाएंगे, टाइमली पहुंचाएंगे, और अगर रास्ते में कुछ डैमेज होती है तो हम उसका मुआवजा भी देंगे, और सटीक मुआवजा देंगे, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, हम जाके घर पहुंचा के देंगे। तो जो ग्राहक का विश्वास है रोड ट्रांसपोर्ट पे बढ़ी, और हमारी रेलवे बहुत पीछे चली गई। तो इन सब चीजों पे अगर बात करें आप, तो आजादी के बाद शुरुआती दौर को अगर छोड़ दें, तो पिछले 8-10 वर्ष के सरकारों में, या पिछले 15-20 साल के सरकारों में, 2000 की बात से अगर बात करें, क्योंकि बहुत आंकड़ा या बहुत डाटा देख के मैंने पीपीटी बनाया नहीं, बस एक ऑलमोस्ट जानकारी के आधार, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए भारतीय रेलवे के पुनरुत्थान के लिए। और भारतीय रेलवे का पुनरुत्थान हुआ, लिए ही नहीं गए, पुनरुत्थान हुआ।
आज बताते हुए आपको खुशी होगी, हमें भी बताते हुए खुशी होती है कि कुछ पॉइंट्स जो हम यहाँ पे लेके आए आपको बताने दिखाने के लिए, उस पॉइंट्स पे अगर आप सोचेंगे तो ये चीज़ें भारतीय रेलवे में आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। भारत आज भी विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया होता। सबसे पहले भारतीय रेलवे में प्रोजेक्ट यूनिगेज चला। प्रोजेक्ट यूनिगेज मतलब जो था नैरो गेज, यानी कि 4 टाइप के 4 टाइप्स ऑफ गेज जो हमारे पास थे। अब इसके डिमेरिट क्या है, अगर 4 टाइप के गेज आपके पास है तो 4 टाइप की प्रोडक्शन हो रही है और उसकी यूटिलाइजेशन 4 एरिया में लिमिटेड हो रही है। आप नैरो गेज वाले को ब्रॉड गेज पे नहीं चला सकते हैं, ब्रॉड गेज वाले को मीटर गेज में नहीं चला सकते हैं। अब लोड आपके ब्रॉड गेज पे अधिक है तो मीटर गेज के गाड़ियां सड़ रही हैं, बट मेंटेनेंस का खर्चा है। तो ये क्या है कि आपके पास दुकान 15 हो गए, कस्टमर कम हो गए, दुकान आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो बिजनेस लॉस की चीजें हैं। तो ये जो डिफरेंट गेज था उसको प्रोजेक्ट यूनिगेज के तौर पे लाया गया और आज के समय में बताते हुए खुशी होती है, आप भी जानते हैं कि इंडियन रेलवे कंप्लीटली ब्रॉड गेज पे आ गई है। 1676 प्लस माइनस 3 mm, 1676 mm पे ब्रॉड गेज पे है। चाहे आप नॉर्थ से साउथ तक या ईस्ट से वेस्ट तक चले जाइए, आप जम्मू से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी से गुजरात चले आइए, आपको ब्रॉड गेज का जाल मिलेगा। यानी जम्मू की गाड़ी को ब्रॉड गुजरात जाना है, गुजरात की गाड़ी को कन्याकुमारी जाना है, वहां से गुवाहाटी जाना है, जो है भी कन्याकुमारी टू गुवाहाटी विवेक एक्सप्रेस, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। इसके पहले हिमसागर थी जम्मू से कन्याकुमारी। तो इनको अब ये तकलीफ नहीं है कि हमें रास्ते में जाके पैसेंजर्स को दूसरी गाड़ी पे बैठाना है, क्योंकि हमारी गाड़ी के लिए आगे गेज नहीं है। तो एक तो ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो बॉगियाज हैं, आपके पास जो ट्रेनें हैं, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रही है। जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो बाकायदा है कि आपकी बिजनेस बढ़ेगा, पैसेंजर्स की सहूलियत बढ़ेगी, गुड्स का सहूलियत बढ़ेगा, डैमेज कम होंगे और टाइमली पहुंचेगा। तो अभी के समय में आपका उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की तरफ लगभग सब ब्रॉड गेज हैं, सब ब्रॉड गेज हैं। और ये गेज है 1676 की, कुछ हेरिटेज ट्रेनों को छोड़ के, जो पर्यटन की दृष्टि से रखा गया है थोड़े बहुत, उसको छोड़ के सबके सब है। नेक्स्ट थिंग्स जो इन्होंने बढ़ाया, इलेक्ट्रिफिकेशन पे जोर दिया। माननीय मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने, इनके समय में इलेक्ट्रिफिकेशन पे सबसे अधिक जोर दिया गया, क्योंकि नेट कार्बन जीरो इमिशन की इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम अपने देश में जहां जहां से भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है या और भी समस्याएं क्रिएट हो रही है, उसको कम करें। और उसे कम करने के लिए कमोबेश जो कर सकते हैं हम करें। तो इन्होंने एक सबसे पहला काम क्या करने का कोशिश किया कि रेलवे की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे जोर दिया। इसके लिए बजट दी, टारगेट दिया, पूरा होना है। और ये टारगेट 2030 में नेट जीरो का है और लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि 90% से ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। जैसे कि यहाँ पे इनके ऐड है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। यूपी के किसी भी जगह में नॉन आरी रेलवे ट्रैक नहीं है। सेम है बहुत सारे, हमारे साउथ ईस्टर्न में ऑलमोस्ट 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। आप लोगों को भी लगभग पता होगा जिनकी जो रेलवे है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा इन्होंने जोर दिया कि जो डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं, इनको ईवी पे कन्वर्ट करने का। ये भी बहुत, गडकरी जी के आप भाषण सुनेंगे, स्पीच सुनेंगे, उनकी आइडियोलॉजी सुनेंगे। मुझे तो लगता है कि पूरे मंत्रालय में, जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, हम कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बट जो अच्छा लगता है कि नितिन गडकरी जी की जो पॉलिसियां जब सुनते हैं, कभी मौका मिला, उनकी जो मंत्रालय हैं, उनके जो अपने अंडर की चीजें हैं, उनकी अगर पॉलिसी सुनते हैं तो मन को छू जाता है कि इतने अधिक सोचने वाले, इतने साइंटिफिक व्यू से सोचने वाले और इतनी गहराई से आम जनमानस, पर्यावरण और विकास के बारे में सोचने वाले लोग हमारे मंत्रालय में हैं। बहुत कम, वैसे ऐसे तो उनकी बहुत कम स्पीचें आती है, बहुत कम सुनने मिलता है, बट अगर कभी सुनने मिल जाए तो मैं पूरा सुनता हूँ। लगता है कि नहीं, कोई कुछ आइडिया दे रहा है, यानी कि उनसे कुछ ग्रहण हो जाती है, कुछ नया चीज मिल जाता है आपसे बात करने का या किसी और से बात करने का। ऐसे बाकी तो अभी देख ही रहे थे सांसद का अविश्वास प्रस्ताव, बस कमेंट्री है, लगभग जगह कमेंट्री है, बहुत सारे इधर उधर भी हो गए, तो वो अच्छा नहीं लगता है। एक सही चीज है जो सुनने के लिए मिलती है। तो 100% ब्रॉड गेज में विद्युतीकरण मोदी जी के कार्यकाल में अभी लगभग होने जा रहा है, और ये होने से आपकी नेट जीरो कार्बन इमिशन प्लस स्पीड प्लस रेलवे की बचत, और जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी थी कि बिना डीजल, क्योंकि डीजल पेट्रोल हम मैक्सिमम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास बहुत कम है, तो उस पर आत्मनिर्भरता भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हम तो बेचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कम नहीं है, चाहे वो हाइडल पावर हो, चाहे वो थर्मल पावर हो, हम तो बेचते हैं। तो हम खुद अपने यहाँ यूटिलाइजेशन करेंगे, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन
70-80% जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल डीजल, हम इंपोर्ट करते हैं और रेलवे उसका बहुत बड़ा उपभोक्ता है। रेलवे बहुत बड़ा डीजल का उपभोक्ता था, है नहीं, अब था, कम हो रही है। अभी रोड ट्रांसपोर्ट है, अगर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट से उठ के रेल ट्रांसपोर्ट पे कन्वर्ट होगी तो वहां भी कम होगा, और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सोचिए तो देश में फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट होना कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा तभी आपको पता है, एक तो हम खरीदते हैं उसका पैसा देते हैं, ऊपर से जो सब्सिडी देते हैं उसका पैसा देते हैं, प्लस वो सब करने में जो खर्चा हुआ है और कहीं से लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट भी चुकाते हैं। तो इस हिसाब से भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा पैसा सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट पे खर्चा होता है, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी है और एक राजनीतिक उदाहरण भी है जो हमारे देश की सत्ता पलटने और बनाने की अहमियत रखता है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर चीजें हैं। नेक्स्ट थिंग्स है मॉडर्न रोलिंग स्टॉक। आपको पता है अभी वंदे भारत हमारे पास है, जो मैंने फोटो भी लगाया है यहाँ, अमृत भारत का अमृत ट्रेन। लेकिन इसके पहले जब 1947 में देश आजाद हुई थी, हमारे पास जो रोलिंग स्टॉक था, रोलिंग स्टॉक कहने का मतलब जो बोगियां थी, जो चक्के थे, तो मैक्सिमम हम वुडन निर्भर करते थे। यानी हमारे पास जितनी बोगियां थी रेलवे की सब लकड़ी के बनते थे, स्लीपर हमारे पास लकड़ी के बनते थे, और उस कारण के उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे पास फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट में क्या जो कीमती लकड़ियां हैं, साल की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, वो काटे जाते थे। ये एक बहुत बड़ा डिफॉरेस्ट्रीकरण का कारण था जो हमारे देश में पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बना। क्योंकि अब एक पेड़ काटना 10 मिनट का काम है, लेकिन उसको बनाना उतने समय में 50 साल लग जाते हैं। एक साल की वृक्ष, शीशम की वृक्ष 15-20 साल में मजबूत बनते हैं, और वो 1 किलोमीटर पटरी बनाने में, एक ट्रेन की बोगी बनाने में बड़े से बड़े जंगल उजड़ जाते थे। अभी हम कंप्लीटली उसको स्टील पे आ गए हैं। हमारी बोगियां स्टील की है, हमारी पटरियां स्टील की है, वो तो पहले भी थी, यहां तक कि बीच में हम पटरी भी स्टील वाले लगाते थे, बट ड्यू टू समथिंग रीजन एंड स्ट्रेंथ ये हटा दिया, हम कंक्रीट पे आ गए हैं। बट कंक्रीट भी हम आरसीसी है, कंक्रीट और रॉड और स्टील की है, यानी वुडन ऑलमोस्ट समाप्त हो गई, और हम क्या हो गए, पर्यावरण के अनुकूल हो गए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए। हमारी भारतीय रेलवे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, डीजल खत्म हो गया, लकड़ियां यूज करना बंद कर दिए, अब इन्वायरमेंट को कहां नुकसान है, यानी इंडियन रेलवे ग्रीन रेलवे की तरफ बढ़ गई, इनडायरेक्ट रूप में सपोर्ट कर रही है ग्रीन रेलवे को। तो ये आजादी के बाद में, जब अभी खास करके रोलिंग स्टॉक, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी नौकरी 12 साल हुई है और पिछले 8 साल हुए होंगे, 7 साल, जिस समय तक हम वुडन स्लीपर मेंटेन कर रहे थे, हमारे पास वुडन स्लीपर था, और छोटा नहीं, बड़े बड़े यार्ड में वुडन स्लीपर भरे पड़े थे। आज देखने के लिए नहीं मिलता है, ना तो वुडन मिलेगा ना एसटीओ मिलेगा। स्टील स्लीपर खत्म हो गए, वुडन स्लीपर खत्म हो गए, अभी हम फुल्ली कंक्रीट पे बेस्ड आ गए हैं। दैट इज, उसमें कहीं इन्वायरमेंट से कोई तकलीफ नहीं है, और पूरे के पूरे रोलिंग स्टॉक स्टील बेस्ड आ गए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट सिग्नलिंग। मैंने बताया आपको कि आजादी के पहले जो भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग व्यवस्था थी बहुत लचर पचर थी, मतलब थी ही नहीं एक तरह से, क्योंकि सेफ्टी से बहुत कुछ मतलब नहीं था। चलाने वाले अंग्रेज और चढ़ने वाले भारतीय, कौन मरता है कौन जीता है, कौन मीडिया को ख्याल है कि न्यूज लिखेगा, ऐसी कुछ चीजें नहीं थी लगभग। आज के समय में ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द मॉडर्न सिग्नलिंग। मॉडर्न सिग्नलिंग कंपैरेटिवली जो कंपीट करती है ये यूरोपियन सिस्टम को, सील 4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की सेफ्टी है, जो अंग्रेजों की सेफ्टी है, हम उसके बराबर में सेफ्टी पे भारतीय रेल चला रहे हैं, और ये सील 4 है। जबकि मैं बता रहा हूं अभी लास्ट ईयर तक हमने, जो आजादी के कुछ समय के बाद ही वो सब खत्म हो जाना चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करके, वो आज भी हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल यार्ड को खत्म किया, मतलब लीवर फ्रेम को। इलेक्ट्रोमैकेनिकल तो ठीक है, अगर पैनल आपके पास है तो चलेगा, जिसको पैनल इंटरलॉकिंग बोलते हैं, वहां भी कुछ मैकेनिकल चीजें हैं, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। बट जो लीवर फ्रेम थी हमारे पास, वो लोहे की लीवर से रेल चला रहे थे, वो अभी तक थी, जो कि जिसकी सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 की लेवल में आती थी, 2 के लेवल में, 2 से ऊपर वो जा ही नहीं सकता था। 3 पे हैं हम, जहां जहां पैनल है, और अभी हम आ गए सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पे, और ये पूरे वर्ल्ड रेलवे के साथ में कंपिटेटिव है। तो सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड हो गया। दूसरा, जो आपके रेलवे ने अभी, पहले क्या था कि हमारे पास कुछ कुछ मॉडल आए अदर कंट्रीज के आए, बट अभी के समय में आपके पास स्वदेशी टकराव रोधी प्रणाली है, दिस इज द कवच। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आपके पिछली सरकार का, यानी कि आपकी जो अभी की सरकार है, वर्तमान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे खुशी उस दिन हुई थी। कहा जाता है ना कि जिस चीज को आप बनाए उस पर भरोसा भी आपका है, कि अगर कोई आर्म्ड कंपनी बोलती है कि नहीं मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, और उसकी जब डेमो की बारी आए तो उस कंपनी की डायरेक्टर या सीईओ
खुद अपने बॉडी पे लगा के अपने स्टाफ को बोले कि एक काम करो, AK-47 से मेरे ऊपर 100 गोलियां चला दो। अगर वो अविचल खड़ा रहता है वहां पे, तो यानी कि उसको अपने किए हुए पे, अपने आइडियोलॉजी पे और अपने स्टाफ पे आत्मविश्वास के साथ साथ एक भरोसा है कि हमने जो किया ईमानदारी के साथ किया और अच्छा किया, कोई बेईमानी नहीं है। बड़ा ही खुशी महसूस हुई थी कि जिस दिन कवच का ट्रायल था, बहुत वीडियो वायरल हुआ था, एक इंजन थे जिसके ऊपर में हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी खड़े थे, इंजन के ऊपर वो चढ़े हुए थे, और दूसरी तरफ से फुल स्पीड से एक इंजन आ रही थी जिसके ऊपर में हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उसमें शायद सुनीत शर्मा थे, वो बैठे हुए थे। एक तरफ आपके इंडस्ट्रीज के सीईओ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, और फिर उस ट्रेन को 110 की स्पीड से लाकर टक्कर मारने के लिए छोड़ दिया गया था कि नहीं, हमारी कवच इसमें लगी हुई है और हम सेफ हैं, कुछ नहीं होगा मुझे। और सेफली के साथ ये एक्सपेरिमेंट पूरा भी हुआ था। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपका आत्मविश्वास की लेवल कितनी ऊपर चली गई है, कितना हाई हो गया है कि आपके टॉप लेवल आपके कार्य को सराह रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं। तो भारतीय रेलवे की सेफ्टी का ये एक नमूना है जो सिग्नलिंग ने दिया। इससे अधिक और कहने के लिए कुछ नहीं है, जो सिग्नलिंग ने दिया, और आगे और भी कार्य चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इन बात पे साल 2023 हम लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा, त्रासदी भी आई, तो इसे भी चर्चा से छोड़ना उचित नहीं लगा, तो मैंने इसे भी लेके आया। सुरक्षा संरक्षा की बात अगर करें तो वस्तुतः आम पब्लिक इसे सुरक्षा के नाम पे जानते हैं, तो मैं भी लिख दिया, लेकिन वस्तुतः ये जो घटना है ये संरक्षा है। सुरक्षा होती है सिक्योरिटी, चोरी डकैती हो गया, बचा लिए, वो आरपीएफ का काम है, वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल चीजों में गड़बड़ी होती है, कुछ टेक्निकली खामियां होती है, और कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए जो पीछे तस्वीरों में दिख रही है, तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में संरक्षा बोलते हैं। सेफ्टी, सुरक्षा और संरक्षा में भारतीय रेलवे टॉप में है। हाँ ठीक है, कुछ बुरे अनुभव रहे, रिसेंटली रहे, फोटो डालना मैं नहीं भूला, बहुत दुखदाई था। बदनामी भी हुई हमारी भारतीय रेल की, वर्ल्ड लेवल पे बदनामी हुई, कुछ तकनीकी खामियां रही होंगी, क्योंकि तकनीकी चीजों पे ना भी नहीं कहा जा सकता है। टाइटैनिक जैसा जहाज डूब सकता है, बड़े बड़े एरोप्लेन जिनकी तकनीकी जीरो एक्सीडेंट पे चलती है, वो क्रैश हो सकता है। तो 100% तो नहीं कह सकते हैं कि तकनीकी खामियां हमारे में भी नहीं आ सकती हैं, आई 0.1% चांस होगा कहीं, लेकिन भयावह है। हमारे द्वारा किसी भी कारण से, चाहे मानवीय भूल से हो या तकनीकी भूल से हो, जिस कारण से भी अगर कोई इस प्रकार की संरक्षा में चूक होती है, सुरक्षा में चूक होती है, तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि हमारा एक गलत काम, जो भारतीय रेलवे के संरक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किया हुआ एक गलत डिसीजन, एक गलत काम, एक छोटी सी मुश्किलें कितना बड़ा भयावह त्रासदी के रूप में लेके आ सकती है कि हम लंबे समय तक इससे उबर नहीं सकते हैं। और हमें जानने वाले जो भी देख रहे हैं, बहुत लोग जानते हैं कि जब ये घटना हुई थी उसके बाद महीनों हमारी आपकी लगभग बात बंद सी हो गई थी, ऑनलाइन भी बंद हो गई थी। इतने हम लोग अंदर से डरे सहम गए थे कि क्या कर दिया। होने वाले कुछ लोग नहीं थी, बट हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो जिम्मेदारी सबकी बनती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उंगली ना उठे, ऐसा काम हम ना करें। किसी भी तकनीकी हो, क्योंकि तकनीकी भी तो हम ही बना रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उस तकनीकी के ऊपर हमारे रेल मंत्री और सीईओ एक एक इंजन पे चढ़ के उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो सेफ हो रहा है, तो आम पब्लिक के समय फेल क्यों होगा। तो हमारी तकनीकी फेल भी नहीं होनी चाहिए, बट हुई। तो कुछ बुरे मामले को अगर हम छोड़ दें तो भारतीय रेलवे में समग्र सुरक्षा और संरक्षा में बहुत वृद्धि हुई है, चाहे वो स्टेशन की सुरक्षा हो, पब्लिक की सुरक्षा हो, एसेट्स की सुरक्षा हो, या स्पीड की हो, जिसकी भी बातें करिए, सब में तमाम बहुत आगे बढ़े हैं हम, कहीं कम नहीं है। और उसके साथ ही, क्योंकि जिस समय भारत आजाद हुआ था, 1947 के समय की बात है, उस समय भारतीय रेल की औसत स्पीड 40 kmph थी, 30 to 40 kmph थी। 30 से 40 kmph पे हम चलते थे। अप टू 2000 के बाद तक हमारी भारतीय रेलवे में मैक्सिमम स्पीड 115 120 kmph था, 110 kmph था, और औसत स्पीड 60 से 70 kmph पे हम चलते थे। आज इस ब्रॉड गेज के समय में हमारी औसत स्पीड 110 kmph है। हम 110 kmph के औसत स्पीड पे भारतीय रेलवे में ट्रेन चला रहे हैं, ट्रंक मार्ग पर 130 पे भी चला रहे हैं। और ये जो वंदे भारत है, जो माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आज के समय में, इसकी औसत 160 kmph पे चलाने का काम है। ट्रेन तो 160 पे हम बना लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, तो उस पर अभी 160 पे हम ट्रेन नहीं चला सकते। तो जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उसकी ग्रेडियंट, उसकी लाइन लेंथ, उसका कर्वेचर, उसका स्ट्रेंथ, उसकी ब्रिज स्ट्रेंथ, सब हम बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही हमारे पास
इंजन आ गया है, ट्रेनें आ गई हैं, एक्सीलरेटर दबाएंगे और अभी के समय में हम 160 पे हैं। आज के समय में हमारी भारतीय रेलवे 160 पे चलने के लिए सेफ्टी के साथ तैयार है। तो ये आजादी के बाद का बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे लिए। इससे अगर आगे बढ़ें तो भारतीय रेलवे सिर्फ रेलवे तक नहीं रह गई है। भारतीय रेलवे जो एक रूट के एम, ट्रेन रूट के एम, ट्रैक टी के एम पे हम काम कर रहे थे, उसके साथ साथ बड़े शहरों में जहां पे व्यक्तियों को छोटी छोटी दूरी पे जाना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर बार बार, जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट पे निर्भर थी, ऑटो वालों पे, टैक्सी वालों पे, बस वालों पे, और उनकी एक मनमानी सी राज चलता था, ऑलमोस्ट वहां पे सुविधाएं और बहुत कम पैसे में आम जनमानस को टाइमली, बिना किसी जाम और बिना किसी झंझट से गंतव्य तक पहुंचाने में जो भागीदारी निभाता है, वो मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है। अंग्रेजों ने कोलकाता में लगा के गया था। भारत सरकार ने पिछले कई वर्षों में मेहनत करके दिल्ली मेट्रो बनाई थी, और आज पिछली सरकारों की कुछ अपनी अपनी एक जो भागीदारी है, जनमानस के प्रति प्रेम है, सुविधा देने की जो उत्कंठा है, उसमें भारत के 15 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने की दावेदारी है। भारत में 15 शहर हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली तो पहले से थी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गौरीग्राम, मुंबई, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे। यहां पे मेट्रो रेलवे काम कर रही है, चल रही है। इन्वेस्टमेंट, वर्क, प्रोसेस सब बेहतर है, और आगे लगभग 30 स्टेशनों पर इसका काम जारी है। 30 से अधिक शहरों में कार्य जारी है, और लगभग 1000 रूट किलोमीटर की नेटवर्क हमारे मेट्रोज की बन चुकी है, जो शहर 7-8 किलोमीटर का होता है। एक मेट्रोज 15 से 20 किलोमीटर में सिमट जाते हैं, और ये 1000 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क है, जो आम पब्लिक को, ये बहुत बड़ी पूंजीगत है बट लाभकारी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम के तौर पे समाज के हित के लिए, उनको सुविधा के लिए मेट्रोज हमारे लिए एक स्वर्णिम अध्याय है, यानी अमृत भारत का अमृत अध्याय है, एक तरह से मानिए तो। इसके आगे अगर हम बढ़ें, 110 और 160 की बातें हमने कर ली, वंदे भारत तक बात कर ली। इस अमृत महोत्सव में 100 वंदे भारत चलाने का लक्ष्य है भारत सरकार का, जो पूरा भी हो जाएगा। बहुत स्पीड से वंदे भारत चल रहे हैं, देश के कोने कोने से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे सरकार का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर रात दिन बहुत स्पीड से काम कर रहा है। दिस इज द हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद। 600 समथिंग किलोमीटर का ये नेटवर्क है, बहुत स्पीड से वर्क चल रहा है। हर रोड इसकी कितनी बढ़ी, क्या हुआ, डायरेक्ट प्रधानमंत्री और रेल मंत्री इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। बजट में कोई कमी नहीं है, उस पर भी काम करते हैं, लैंड में वगैरह वगैरह में कहीं कुछ दिक्कत नहीं आए। हाँ, कमेंट्स भी हमें सुनने मिलते हैं कि भारतीय ट्रेन चलता नहीं है, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। ऐसा वो कहा गया है ना, जिनकी सोच जैसी आप काम भी वैसा ही करेंगे। वो भी जानता है, बोलने वाला भी जानता है, ऐसा नहीं कि बोलने वाला नहीं जानता है कि ये जो हो रहा है, ये जो बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, हम जो विश्व ट्रेन के साथ कंपिटेटिव होने की बात चल रहे हैं, जापानीज के साथ, कनाडाज के साथ, चाइना की ट्रेन के साथ कंपटीशन के लिए इस बुलेट ट्रेन को ला रहे हैं, उसकी बराबरी के पायदान में खड़ा होने की जगह बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी लोकल छोटे से झोपड़ी को ठीक नहीं कर रहे हैं और बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। दोनों जगह पैरेलल वर्क चल रहा है, बट जिनकी जितनी जरूरत उस हिसाब से हो रही है। ये उन्हें भी पता है कि ये जरूरी है। अगर हमारी भी सरकार आए, हम भी उस जगह पर रहे, तो यही सोचें। लेकिन होता क्या है, तो इसमें एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है कि वो कृष्ण गया था, रामधारी सिंह बड़ा दिन अच्छा लिखते हैं, वो कृष्ण गए थे हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने को कि भाई क्यों युद्ध करेगा, क्या मिलेगा अपने भाई बंधुओं से लड़के, क्या करके, क्या होना जाना है, तुम तो राज सत्ता में हो, मैं पांडव के तरफ से तुम पे आया हूं, और एक काम करो, 5 गांव दे दो, छोड़ो आधा राज्य, 100 गांव दुनियादार, 5 ग्राम उसको दे दो, पांचों भाई मिलजुल के कुंती माता के साथ खाएगा, द्रौपदी खाएगी, उत्तरा रहेगी, जिएगी, तुमसे कोई नहीं मांगने आएगा, मैं हिस्सा करा देता हूं। सोचिए कितनी बड़ी कौरव साम्राज्य, करोड़ों अरबों का उस समय का, उसमें से 5 गांव की बारी आई मांगने की कि दे दो। दुर्योधन का क्या कहना था, नहीं, 5 गांव नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर उसे जमीन नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। फिर कृष्ण को जो कहना था कह दिया, ठीक है, युद्ध होगा, रण होगा, दुंदुभी होगा, मरोगे, जीतेगा तो पांडव ही, ये भी उसको कह दिया था। और दुर्योधन भी जानता था कि जब कृष्ण बोल दिया कि जीतेगा पांडव, तो जीतेगा वही। फिर उसे बुलाया, उसको पूछा कि दुर्योधन एक बात बताओ, तुम तो सुयोधन हो, बोला हाँ। महाराजा धृतराष्ट्र के पुत्र हो, बोला हाँ। तुम भीष्म के पौत्र हो, हाँ। महाराजा धृतराष्ट्र, भीष्म, कृष्ण द्वैपायन के खानदान से आते हैं, बोला हाँ। महाराजा शांतनु, जिनको भगवान भी अपनी पुत्री देने के लिए ललायित रहते थे, तुम उसके खानदान के हो, तो तुम्हारे अंदर धर्म का इतना तो ज्ञान है कि जो तुम कर रहे हो ये अधर्म है, बोला हाँ। ये पूरा का पूरा मुझे पता है कि अधर्म है, ये धर्म नहीं है। तो बोला कर क्यों रहे हो, बोला कोई करवाता है, कोई करवाता है।
हो सकता है भगवान आप ही करवा रहे हो, क्योंकि कौरवों की विनाश की समय आ गई है। तो वहीं पे रामधारी सिंह दिनकर एक लाइन लिखे कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो अगर आप अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कहिए, उसको रोकिए भी मत, उसको आम जनमानस में गलत तरीके से प्रस्तुत भी मत करिए, आप चुप रहिए। मौनम स्वीकृति धारणम। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप सब चीज जान करके धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, यानी कि आपका नैतिक पतन हो चुका है। और ये शायद हमें लगता है कि जितने ड्रीम प्रोजेक्ट बड़े बड़े हैं, उनके विरोध करने वाले जो भी हैं, आम जनमानस हो या सरकारें हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनका एक तरह से नैतिक पतन की ओर चला गया है कि आप अपने ही घर की अपनी विकास की सही व्याख्या नहीं कर सकते उनमें गलत निकालने के। क्यों? क्योंकि वो आपके बस का रह नहीं गया। जो चीजें जिसके बस की नहीं रहती है, वो सिर्फ उसमें गलतियां ढूंढता है। अगर आपके बस की है तो फिर आप उसको ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका मित्र एक आईएएस बन गया और आईएएस बनना आपके बस की बात नहीं है, तो आईएएस की जितनी नेगेटिविटी है आप सब ढूंढ के निकाल दोगे। और अगर आप में एबिलिटी है तो अगले साल आप भी आईएएस निकल के दिखा दोगे। तो तरीका दो ही होता है। तो ये हाई स्पीड ट्रेन अभी के समय में स्वतंत्र भारत में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे भारतीय रेलवे में, और उसके अलावे भारतीय रेलवे को बढ़ाने के लिए जो अछूता था आजादी के बाद से, पूर्वोत्तर का पूरा राज्य, कश्मीर रेल परियोजना, ये सब बिल्कुल था। ये देख रहे हैं आज के समय की पूरी एक तरह से सेवंथ वंडर्स में गिना जाएगा। चिनाब ब्रिज का जो आर्क ब्रिज है, ये सब चीजें जो लाई गई, ये एक बहुत बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आजादी के बाद भारतीय जनमानस को दी हुई है। अमृत काल के आजादी में अमृत महोत्सव के तौर पे अमृत वरदान है। तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारी जो स्पीच स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे, विविधता दिवस की पूर्व संध्या पे हमने आज तैयार किया, मुझे लगता है दिमाग में सिर्फ यही चल रही थी कि आजाद भारत ने मुझे क्या दिया, अंग्रेजों ने एक रेड क्लिफ लाइन खींच के हमारे साथ क्या किया, और उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने अपनी परिस्थितियां किस प्रकार से ऊंची करने की कोशिश की। मैं मानता हूं सबने किया। ये उंगली उठाना बिल्कुल गलत है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं करता तो आपके पास इतने बड़े बड़े आईएएम, इतने एम्स, इतने आईआईटी, इतने इंजीनियरिंग, इतनी बड़ी बड़ी ब्रिजें, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सेल की फैक्ट्रियाज या इतने इंडस्ट्रीज नहीं होते। नवरत्न महारत्न सब उन्हीं के समय आए थे। इसका कतई मतलब नहीं है कि भारतीय रेल को आप अछूता छोड़ देंगे। क्योंकि अब हम भारतीय रेल से जुड़े हुए रेल परिवार के आदमी हैं, तो अपने परिवार के बारे में आदमी को अधिक सोचना पड़ता है। और जब आज देखते हैं, आज इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 5 से 10 सालों में, पिछले 5 से 10 सालों में सिर्फ रेलवे ने जितनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, वो पिछले 100 सालों में नहीं हुई थी। और जो स्पीड है, क्योंकि हम लोगों को काम करना पड़ता है, हम लोग हर रोज देखते हैं कितनी स्पीड से, कितनी प्रेशर में, कितनी बजट में हमें काम करना पड़ता है। तो कमोवेश इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा देश उत्तरोत्तर नित्य प्रगति करे। 14 अगस्त की विभीषिका को भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत को नहीं भूलते तब तक आप वर्तमान में नहीं जीते, और जब तक अतीत को याद करके वर्तमान में नहीं जीते तब तक अपना भविष्य के निर्माण के बारे में सोच नहीं सकते। तो भविष्य उज्जवल हो, भविष्य अच्छा हो, इसके लिए भारतीय जनमानस को अपने तिरंगे के अंदर बैठ के ये सोचना है कि 1947 में मुझे क्या मिला था, 47 के बाद दिन प्रतिदिन हमने क्या प्रगति की, और आज वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनने के लिए, भारत को पूरे विश्व के साथ कंपटीशन करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, हम ये नहीं कह सकते कि सरकारों ने ये नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि सरकारें या देश या विश्व एक का निर्माण एक व्यक्ति से होता है। एक व्यक्ति चरित्रवान, गुणवान, अच्छा बना, वो घर चरित्रवान, गुणवान और अच्छा होगा, उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। किसी गांव समाज का एक घर गुणवान, चित्रवान और अच्छी इकोनॉमी हो जाती है, तो उसको देख के पूरा समाज अच्छा होने की कोशिश करता है। समाज से फिर पंचायत, गांव की निर्माण होती है, वहां से ब्लॉक, प्रखंड, जिले, तहसील होते हुए राज्य का निर्माण आप करते हैं, और फिर वहां से देश का निर्माण होता है। और फिर देश की राज सत्ता पे बैठे हुए लोग, ठीक है, नीति निर्देशक उनके पास हैं, लेकिन जगह नीचे से ही आती है। तो आपका हमारा विश्वास, चरित्र, कार्य प्रणाली और एक जो आगे बढ़ने का ध्येय है, ये पूरे विश्व को, पूरे विश्व में भारत को उसकी जो अपनी एक सोने की चिड़िया वाली बात थी, वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। तो कम से कम दुनिया के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए। और इस हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त या राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडे के नीचे बैठ के एक बार जरूर सोचिए कि हम जी रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या है, और मेरे कार्य से घर, परिवार, समाज, राज्य और देश को क्या मिलने वाला है, क्योंकि इसी से विश्व का कल्याण हो सकता है। और सनातन धर्म की प्रकृति है कि विश्व का कल्याण हो। अगर विश्व का कल्याण ना हो तो फिर हमारी आपकी जो जीने और रहने की परंपरा है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। मनुष्यत्व जीवन में पशुत्व का कोई जगह नहीं है। तो आप सबों को जय हिंद, जय भारत।
आज़ादी की 70वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी उम्मीद के साथ आज की रेलवे टेक्निकल टॉक में आज की वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा और लगा कि हमने कुछ कंटेंट बनाने की कोशिश की थी और कुछ चीज़ें बनी, तो प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। सोशल मीडियाज़ में ज़रूर शेयर करिएगा, जुड़िएगा ज़रूर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत सारे 2-4 चैनल हैं हमारे, बहुत सारी टेक्निकल बातें रेल पे हम करते हैं, क्लासेस भी होती है, जुड़े रहते हैं कुछ ना कुछ कार्यबस से। क्योंकि दाल रोटी की चिंता नहीं है, वो कहीं और से आ जाती है। ये सिर्फ आपसे जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। दाल रोटी का मेरा जरिया है नहीं, तो फ्री माइंड से जुड़ते हैं, जब मौका मिला जुड़ जाते हैं। अभी कोशिश रहती है प्रति रविवार रात 9 बजे कहीं ना कहीं से वो भारतीय रेल से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, परंतु देश देश प्रदेश विश्व और सामाजिक चिंतन की बातें हो। तो विदा दीजिए आज अपने दोस्त इंजीनियर सीएम झा को। मिलते हैं अगले रविवार फिर अगले एपिसोड में कुछ नए विषय पर नई चर्चा को लेके। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपके मन में भी जो सवाल जवाब हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पीच कैसी लगी या इसमें और क्या सलाह सुझाव या इंप्रूवमेंट हो सकता है, इस पे भी जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।